सी लैंग्वेज का ये 7th पार्ट है जिसमें हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा परेशानी भी होती है समझ में, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे आसान भाषा में इसको समझ लें। तो सबसे पहले ये जानना होगा फंक्शन क्या है। तो फंक्शन हम लोग कह सकते हैं ये छोटा मोटा प्रोग्राम है, जैसे मेन एक फंक्शन है, लेकिन क्या होता है कि कंपाइलर जब भी एग्जीक्यूशन सी में शुरू करता है तो मेन से शुरू करता है। तो बड़े प्रोग्राम को अगर हमको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है, मॉड्यूल्स में तोड़ना है, तो हमारे फंक्शंस की जरूरत पड़ेगी। यानी फंक्शन भी एक तरह का छोटा प्रोग्राम है जिसको हम लोग बार बार कॉल करते हैं मेन में या किसी और बने हुए बड़े फंक्शन में, ताकि वो आसानी से हमारा कोई भी टास्क को पूरा कर पाए। तो कोई भी फंक्शन हम लोग बनाते हैं तो वो टास्क ओरिएंटेड होता है, मतलब वो कोई न कोई खास काम को एग्जीक्यूट कराता है। जैसे मेन है, हम लोग मेन हमारा कह सकते हैं कि एक मेन प्रोग्राम है जहां से सारा कुछ कंट्रोल होगा। तो इसका छोटे छोटे अगर मॉड्यूल्स में तोड़ना है तो हम लोग फंक्शंस के आधार पे मॉड्यूल्स पे इसको तोड़ सकते हैं। हो सकता है ये फंक्शन का भी एक कोई छोटा फंक्शन हो या ये फंक्शन इसको भी कॉल कर सकता हो। तो बड़े प्रोग्राम को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है तो हम लोग इसको फंक्शन की मदद से आसानी से तोड़ सकते हैं। तो फंक्शन हम लोग को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम लोग बड़े कोड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें, ताकि उसको मैनेज करना, डेवलप करना और उस पर प्रोग्राम करना काफी आसान हो जाए। इसके अलावा जो फंक्शन हम लोग को फैसिलिटी देता है, किसी भी एग्जिस्टिंग कोड को रीयूज कर सकते हैं। मतलब एक ही कोड को अगर हमको बार बार इस्तेमाल करना है तो हम लोग फंक्शन के इस्तेमाल से एक बार कोड को लिख लेंगे और बार बार उसको कॉल कर लेंगे जब उसकी जरूरत पड़ेगी। तो फंक्शन से क्या होता है, हमारा रीयूजेबल हो जाता है कोड। और इसके अलावा सी लैंग्वेज की जो फीचर है, एक्सटेंसिबिलिटी फीचर को प्रोवाइड कर सकता है कि हम अगर फंक्शंस को बना के रख दें और कोई अगला प्रोग्राम बनाए तो उस जगह पे हम अपने बने बनाए फंक्शन को कॉल कर लें, ताकि हमारा कोई भी काम को दोबारा उस कोड को लिखने की जरूरत न पड़े। तो इस तरह से बहुत सारा फायदा हो जाता है हमारे सी में फंक्शन बनाने के कारण। मॉड्यूलरेशन हो जाता है, एरर्स को भी हैंडल करना आसान हो जाता है, रीयूजेबल कोड होता है, प्रोग्राम का साइज को छोटा हो जाता है, प्रोग्राम आसान हो जाता है। ये सब काफी सारा फैसिलिटी है हमें फंक्शन को इस्तेमाल करने में। अब सी लैंग्वेज में दो तरह के फंक्शन पाए जाते हैं। एक होता है लाइब्रेरी फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शंस जो होते हैं इनबिल्ट होते हैं, जो ऑलरेडी बने हुए होते हैं। इसको इनबिल्ट फंक्शंस भी बोलते हैं या प्रिमिटिव फंक्शंस भी बोलते हैं, इनबिल्ट फंक्शंस। इसके बारे में हम लोग बहुत सारा फंक्शंस पहले भी देख चुके हैं, लेकिन कुछ फंक्शंस हम लोग देखते हैं जो ऑलरेडी हमारा सी लैंग्वेज में बना हुआ है और सभी फंक्शंस किसी न किसी लाइब्रेरी फाइल के अंदर पाया जाता है। जैसे हम लोग अभी तक जो इस्तेमाल करते आ रहे थे stdio.h, ये इस्तेमाल होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए। जैसे अगर हमको पहला एक फंक्शन हम लोग जो कॉमनली इस्तेमाल अभी तक करते आ रहे हैं, printf, जो क्या करता है स्क्रीन पे कुछ भी वैल्यू को प्रिंट कराना हो। दूसरा फंक्शन इस्तेमाल करते हैं scanf, अगर हमको क्या करना है कि कीबोर्ड से डेटा को रीड करना है तो scanf फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम लोग इस्तेमाल करते हैं गेट्स, अगर स्ट्रिंग को रीड करना है तो गेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर स्ट्रिंग को स्क्रीन पे राइट करना है तो पुट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आगे हम लोग चलेंगे फाइल हैंडलिंग का, जब चैप्टर लास्ट में पढ़ेंगे, हमारा 12th या 13th मॉड्यूल होगा, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे fprintf। यानी अगर डेटा को फाइल में राइट करना है, फाइल में राइट करने के लिए हम लोग इस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। और वही फाइल से अगर रीड करना है तो fscanf फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे। ये फाइल से डेटा को रीड करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं fgets, फाइल से डेटा को रीड करने के लिए, फाइल से स्ट्रिंग को रीड करने के लिए fgets, फाइल स्ट्रिंग इनपुट। और अगर हमको क्या करना है, फाइल पे राइट करना है तो fputs, ये फाइल्स में फाइल स्ट्रिंग आउटपुट के लिए। तो इस तरह से ये हमारा लाइब्रेरी फाइल stdio.h में ये सब बना बनाया लाइब्रेरी फाइल्स है। इसके अलावा भी हमारा दूसरा जो है math.h नाम का लाइब्रेरी फाइल है, जिसमें हम लोग बहुत सारे फंक्शंस को इस्तेमाल करते हैं मैथ से रिलेटेड। जैसे sqrt, स्क्वायर रूट अगर हमको निकालना है तो sqrt अगर दे देंगे sqrt ऑफ 4, तो ये 4 का स्क्वायर रूट निकाल देगा। या एक पॉव फंक्शन, अगर हम लोग पॉव 3, पावर 4 दे देंगे तो ये 3 टू द पावर 4 का वैल्यू निकाल देगा। इसके अलावा फ्लोर वैल्यू, फ्लोर ऑफ 5.3, तो इसका वैल्यू फ्लोर वैल्यू हो जाएगा 5। अगर अपर वैल्यू सीलिंग वैल्यू निकालना है तो सील 5.3 अगर देंगे तो इसका सीलिंग वैल्यू हो जाएगा 6। इस तरह से अगर साइन कॉस, साइन का वैल्यू निकालना है, साइन कॉस टेन
या log10, ये सब फंक्शन पाया जाता है। हम लोग इस्तेमाल करते हैं math.h के अंदर, जो मैथ से रिलेटेड जो भी कैलकुलेशन करना है तो ये सब कुछ फंक्शंस का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, पिछले स्ट्रिंग में, कि स्ट्रिंग के अंदर भी बहुत सारा string.h नाम के लाइब्रेरी फाइल के अंदर, string.h के अंदर हमारा बहुत सारा लाइब्रेरी फंक्शन पाया जाता है। पिछला मॉड्यूल आप लोग देखेंगे हमारा पार्ट 6 में हम लोग उसमें डिस्कस किए हैं। string.h के अंदर बहुत सारा स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शन है, जैसे कि अगर हमको स्ट्रिंग को लेंथ निकालना है, strlen, strcat, strrev, strcmp, strcpy, ये सब मेथड्स है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्ट्रिंग से रिलेटेड। ये सारा string.h नाम के लाइब्रेरी फाइल में जो है वो पाया जाता है। अगर इसके बारे में जानना है तो आप पिछले मॉड्यूल को देखिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा string.h नाम की लाइब्रेरी फाइल में कौन कौन सा पाया जाता है। इसके अलावा conio.h है, ये कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए है। मतलब अगर हमको स्क्रीन को, जो हमारा आउटपुट स्क्रीन को अगर हमारा कुछ फॉर्मेटिंग करना है तो उसमें conio.h से रिलेटेड हम लोग लाइब्रेरी फाइल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे getch, जैसे हमारा क्या होता है, प्रोग्राम को रन कराते स्क्रीन क्लोज हो जाता है, अगर हमको स्क्रीन को कुछ रोकने के लिए हमको इस्तेमाल करना है तो getch का इस्तेमाल करते हैं। getch क्या करता है, हमारा रिजल्ट दिखा देगा, स्क्रीन को रुका होगा, जब तक हम कोई की प्रेस नहीं करेंगे, कुछ इनपुट नहीं देंगे, तब तक ये जो है स्क्रीन, हमारा कंसोल स्क्रीन रुका हुआ रहेगा। जनरली अगर हम लोग नहीं अगर ये लगाते हैं तो हमको Alt प्लस F5 प्रेस करके हम लोग को रिजल्ट देखने के लिए इस्तेमाल करना होता है। अगर ये लगा देंगे तो उसके लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा टेक्स्ट कलर, अगर हमको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो टेक्स्ट कलर अंदर में कलर कोड देंगे तो टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। उसी तरह से टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर, अगर टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर यानी बैकग्राउंड चेंज करना है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, conio.h लाइब्रेरी फाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम लोग आगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पढ़ेंगे, उसमें stdlib.h नाम का लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी.h नाम का फाइल के अंदर malloc, calloc, realloc, फ्री, इस तरह के फंक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो अभी सबको समझाना मुश्किल है, क्योंकि जब तक प्रोग्राम इससे रिलेटेड नहीं करेंगे तब तक वो मुश्किल होगा। उसी तरह से time.h के अंदर क्लॉक, टाइम, सेट टाइम, डेट टाइम, ये सब फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। ये सब बना हुआ है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल देना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इससे रिलेटेड, सी लैंग्वेज से रिलेटेड नोट्स वहां पे अवेलेबल है। आप वहां से जाकर के सारे फंक्शंस और उसके साथ एग्जांपल और उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा उसके बारे में डिटेल दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो ये सब कुछ हमारा लाइब्रेरी फाइल्स है जो ऑलरेडी बना हुआ है सी लैंग्वेज में। जस्ट हमको क्या करना है, उसके लाइब्रेरी फाइल को इंक्लूड करना है और उस फंक्शंस को कॉल करके उसका इस्तेमाल कर लेना है। यानी हम लोग उस कोड को रीयूज कर रहे हैं, हम लोग बिना ये जाने हुए कि वो कैसे बना हुआ, आसानी से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो दूसरे तरह का है वो यूजर डिफाइंड फंक्शंस है। यूजर डिफाइंड फंक्शंस यूजर अपने हिसाब से क्रिएट करता है, यानी हम लोग उसको बनाते हैं। और ये एक्सटेंसिबिलिटी फीचर है, अगर हम लोग उसको अपने अनुसार से बनाएंगे तो अपने अनुसार से हम प्रोग्राम को रन करा पाएंगे, अपने अनुसार से प्रोग्राम पे काम कर पाएंगे। अब कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शंस हम लोग जब क्रिएट करते हैं तो उसका 3 सेक्शंस होता है। पहला सेक्शन होता है, इसको बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप ये बताता है, या इसको डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, ये सिर्फ ये बताता है कि किस तरह का फंक्शन है, क्या वैल्यू लेगा और क्या वैल्यू देगा। जैसे एग्जांपल में लिख लेते हैं इंट सम और इसको इंट कॉमा इंट। मतलब ये एक फंक्शन का प्रोटोटाइप ये बता रहा है कि एक सम नाम का फंक्शन बना हुआ है, वो 2 इंटीजर लेगा और आउटपुट में रिटर्न में एक इंटीजर देगा। अगर हम इसी तरह से लिखेंगे void sum और int, तो ये बता रहा है कि ये फंक्शन सम नाम का फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू लेगा और कुछ भी आउटपुट नहीं देगा। तो हम लोग सबसे पहले इसका जो अगर देखेंगे सिंटैक्स क्या होता है, रिटर्न टाइप बताता है वो, रिटर्न टाइप। इसके बाद फंक्शन का नाम देते हैं, फंक्शन नेम, और उसके बाद आर्गुमेंट टाइप, आर्गुमेंट जो भी या पैरामीटर भी इसको बोलते हैं, आर्गुमेंट टाइप, और जितने भी आर्गुमेंट होंगे सारे का लिस्ट, और इसमें सेमीकोलन लगता है। तो फंक्शन प्रोटोटाइप सिर्फ डिक्लेरेशन है कि ये बताता है कि किस तरह का फंक्शन हम बना रहे हैं, क्या वैल्यू लेगा और वो किस रिटर्न में क्या देगा। अगर वो कुछ रिटर्न नहीं देगा तो void लगाएंगे, अगर वो फ्लोट रिटर्न देगा तो फ्लोट लगाएंगे, अगर इंटीजर रिटर्न देगा इंटीजर लगाएंगे, कैरेक्टर रिटर्न देगा कैरेक्टर लगाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली बात है,
फंक्शन जब भी वैल्यू रिटर्न करता है एट ए टाइम एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है, एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता है। तो इस तरह से हमारा फंक्शन प्रोटोटाइप हो गया। दूसरा चीज होता है फंक्शन कॉलिंग, यानी जब हमको फंक्शन की जरूरत होगी तब उस फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे उसका पर्पस को एग्जीक्यूट कराने के लिए। यानी हमने सिर्फ बता दिया कि इस नाम से फंक्शन बना हुआ है, लेकिन जब हमको इस्तेमाल करना होगा तो फंक्शन कॉलिंग का काम होगा। अब जैसे सम करना है, किसका सम करना है? सम 5 और 8 का करना है, तो ये हम लोग दे दिए। अगर ये रिटर्न करता है तो रखेंगे कहां, ये बताना होगा। अगर रिटर्न नहीं करता है तो ये सेक्शन नहीं होगा, डायरेक्ट ऐसे कॉल हो जाएगा। तो उस तरह से, लेकिन अगर यहाँ फ्लोट है तो यहाँ फ्लोट का वैल्यू देना होगा, यहाँ कैरेक्टर है तो कैरेक्टर का वैल्यू देना होगा। रिटर्न होगा, अगर ये कैरेक्टर रिटर्न करता है तो कैरेक्टर होगा, अगर कोई इंटीजर रिटर्न करता है तो इंटीजर टाइप का यहाँ पे रिटर्न लिखेंगे। तो सेकंड सेक्शन हो जाता है हमारा फंक्शन कॉलिंग। और तीसरा हमारा सेक्शन हो जाता है फंक्शन डिफिनेशन। फंक्शन डिफिनेशन ये बताता है, एक्चुअल कोड कंटेन करता है कि एक्चुअली वो हमारा सिस्टम काम कैसे करेगा। फंक्शन कॉलिंग में सेमीकोलन लगता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो फंक्शन डिफिनेशन हमारा बताता है कि फंक्शन काम कैसे करेगा। एक्चुअल में यही कोड रखता है जो पर्पस को एग्जीक्यूट कराएगा। जो भी कोडिंग करेंगे उस फंक्शन का, वो फंक्शन डिफिनेशन पार्ट में होता है। तो अगर मान लेते हैं हमारा ये फंक्शन डिफिनेशन है, तो अगर हमको सम का डिफिनेशन लिखना है तो इंट, इसमें भी लिखेंगे सम, और इसके इंट, और इसमें वैल्यू रख देंगे x, और इसमें वैल्यू रख देंगे y में। इसमें क्या करेंगे यहाँ पर जैसे कि इंट z, और z में क्या करेंगे, इसका काम है सम करना, तो z इक्वल टू x प्लस वाई, और ये रिटर्न करा देगा वैल्यू किसको, z को। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, फंक्शन डिफिनेशन एक्चुअल कोड कंटेन करता है जो उस फंक्शन के पर्पस को एग्जीक्यूट कराएगा। तो अगर हम फंक्शन का डिफिनेशन लिखेंगे तो सबसे पहले उसका रिटर्न टाइप होता है, अगर कुछ रिटर्न नहीं करेगा तो void। उसके बाद फंक्शन का नेम होता है, फंक्शन का नेम के बाद आर्गुमेंट का दोनों चीज होगा, नेम भी आर्गुमेंट, नेम एंड टाइप दोनों कुछ होगा। यहाँ पर टाइप और नेम दोनों बताना होता है। और डिफिनेशन में सेमीकोलन नहीं लगता, क्योंकि यहाँ से टर्मिनेट नहीं करना है बल्कि इसके अंदर कोड को जाना है, इसीलिए यहाँ पे फंक्शन के डिफिनेशन में सेमीकोलन नहीं लगता है। प्रोग्रामिंग करने वक्त ये ध्यान में रखना है। फंक्शन डिफिनेशन में सिर्फ फंक्शन का नेम होगा, फंक्शन नेम, और इसके साथ आर्गुमेंट नेम, जो भी वैल्यू होगा वैल्यू पास करेंगे, या एक्स वाई जेड जो भी होगा। तो एक छोटा सा हम लोग प्रोग्राम बना के देखते हैं कि दो प्लॉट को जोड़ने के लिए एक फंक्शन बनाते हैं जो कैलकुलेट करके हमारा फंक्शन ही रिटर्न करेगा। तो हम लोग उसको देखते हैं। तो एक फंक्शन है, फंक्शन टू ऐड टू फ्लॉट्स। तो अब जैसे पहले का प्रोग्राम लिखते थे, हैश इंक्लूड stdio.h, इसके बाद यहां पे ही मेन के ऊपर ही हम लोग फंक्शन का डिक्लेरेशन कर देंगे। सपोज कीजिए दो फ्लॉट को ऐड करेंगे, तो फ्लॉट रिटर्न टाइप हो गया, फंक्शन का नेम रख दिए सम, और ये एक फ्लॉट वैल्यू लेगा, एक फ्लॉट वैल्यू लेगा। तो ये हो गया फंक्शन प्रोटोटाइप, इसको बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। इसके बाद void में अब हमको दो फ्लॉट वैल्यू चाहिए, फ्लॉट a, b और c। यूजर से इनपुट लेंगे printf इंटर टू फ्लॉट वैल्यूज। वो जो भी फ्लॉट वैल्यू देगा तो यहां पर फ्लॉट वैल्यू में क्या करेंगे, a और b में इनपुट करा कर रख देंगे। तो इनपुट लेने के लिए scanf %f और लेकर रख दिए a और दूसरे को रख दिए b में। अब यहां पर फंक्शन को कॉल करेंगे सम a, b, और ये a और b को ये फंक्शन कॉलिंग हो गया। a और b को सम करके किस में रख दिया, c में। अब यहां प्रिंट करा देंगे, प्रिंट f सम इक्वल टू %f और c का वैल्यू। ये मेन बंद हो गया। तो ये सेक्शन हो गया हमारा कॉलिंग, ये हो गया प्रोटोटाइप। अब फंक्शन का डिफिनेशन बचा है, तो ये भी रिटर्न करेगा फ्लॉट सम फ्लॉट a, फ्लॉट। ये कोई जरूरी नहीं है यहाँ a हो तो यहाँ भी a रखना है, यहाँ नाम बदल सकते हैं x और ये y। तो यहां पर जैसे ही यहाँ पे कोड आएगा,
मेरा कंट्रोल यहां नहीं जाएगा, कंट्रोल यहां से यहां जंप कर जाएगा, ए का वैल्यू एक्स में चला जाएगा, बी का वैल्यू वाई में। तो यहां इसको बोलते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट, यानी कॉलिंग सेक्शन में जो हमारा पैरामीटर या आर्गुमेंट इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट, और जो डेफिनेशन सेक्शन में जो पैरामीटर या फंक्शन इस्तेमाल होता है, पैरामीटर या आर्गुमेंट इस्तेमाल होता है उसको फॉर्मल आर्गुमेंट बोलते हैं। तो एक्चुअल कॉलिंग में और फॉर्मल हमारा डेफिनेशन में। अब यहां पे एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट जेड, और z इक्वल टू एक्स प्लस वाई। यहां a नहीं लिख सकते हैं क्योंकि a जो है वो मेन फंक्शन का मेंबर है, मेन ए बी सी। यहां ए बी सी लिखेंगे तो प्रोग्राम एरर देगा क्योंकि ए बी सी वो मेन का मेंबर है, और हमारा जो है x और y ये मेरा सम का मेंबर है। तो a का वैल्यू x में आ चुका है, b का वैल्यू y में आ चुका है, तो हम x और y को जोड़ेंगे। अब जब ये वैल्यू को रिटर्न करेगा तो ये रिटर्न करेगा किसको, z को वैल्यू z, और z का जब वैल्यू ये रिटर्न करेगा तो प्रोग्राम जैसे यहां से यहां जंप किया था, ये सेक्शन अभी रुक गया था, यहां प्रोग्राम यहां आ गया, इसको रन कराया, और ये वैल्यू जब रिटर्न किया तो ये c में वैल्यू चला गया। अब ये इसके बाद कंट्रोल यहां पे आ चुका, अब ये वैल्यू प्रिंट कर देगा c का। तो इस तरह से हमारा फंक्शन काम करता है। अगर हमारा मान लेते हैं अलग अलग काम करना है तो इसके नीचे अलग अलग सबका प्रोटोटाइप ऊपर लिखिए, यहाँ कॉलिंग कीजिए, यहाँ डेफिनेशन कीजिए। तो इस तरह से बड़े बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके उसको ऑर्गेनाइज करके उसमें प्रोग्रामिंग करना आसान हो जाता है, काफी आसान हो जाता है। जब आगे सॉफ्टवेयर या छोटा छोटा एप्लीकेशंस आप बनाएंगे तब इसको जो है आपको समझ में आएगा और भी ज्यादा कि फंक्शन हमारा कितना आसान बना देता है। तो इस तरह से हमारा फंक्शन काम करता है। कोई भी जितने भी अभी तक पिछले सेक्शंस में कोई भी प्रोग्राम बनाए हैं आप सबको आप फंक्शन से बना सकते हैं। तो ये काफी आसान होता है प्रोग्रामिंग करने का। अब रिटर्न के आधार पे 5 टाइप्स के फंक्शंस होते हैं, 5 टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शंस। पहला होता है, ऐसा भी फंक्शन होता है फंक्शन विथ रिटर्न, रिटर्न भी होगा, रिटर्न एंड विथ आर्गुमेंट, विथ आर्गुमेंट। इसके बाद फंक्शन विथ रिटर्न एंड विदाउट आर्गुमेंट, विदाउट आर्गुमेंट। इसके बाद होगा फंक्शन विदाउट रिटर्न एंड विदाउट आर्गुमेंट। इसके बाद होगा फंक्शन विदाउट रिटर्न बट हैव आर्गुमेंट, और लास्ट हो जाएगा फंक्शन विथ मल्टीपल रिटर्न। तो इस तरह से हमारा 5 तरह का फंक्शन हो चुका है। अब ये इसमें अभी हम लोग डिस्कस किए थे फंक्शन मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न नहीं कर सकता है, तो फिर ये किस तरह से काम करेगा। एक्चुअली हम लोग नेक्स्ट जो मॉड्यूल है हमारा टॉपिक है वो पॉइंटर जब हम लोग पढ़ेंगे तो पॉइंटर के मदद से हम लोग जो है मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करा सकते हैं। तो ये सेक्शंस को हम लोग बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग ये 4 तरह का फंक्शन है। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं होता है कि ये प्रोग्राम है इसी से बनेगा, वो आपको सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेना होगा कि किस फंक्शन को हम इसमें से कौन से तरीके से बना सकते हैं। यानी यहाँ पे पहला फंक्शन विद रिटर्न, मतलब ऐसा एक फंक्शन जो इंटीजर, प्लॉट, कुछ भी वैल्यू को रिटर्न करेगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक सम नाम का फंक्शन है इंट सम। ये क्या कर रहा है, वैल्यू को रिटर्न कर रहा है और आर्गुमेंट भी है, यानी इसके पास भी 2 आर्गुमेंट है, इंट कॉमा इंट। तो ये एक फंक्शन है जो 2 इंटीजर को जोड़ करके रिटर्न, इसमें रिटर्न भी है आर्गुमेंट भी है। अब इसी फंक्शन को देखते हैं विद रिटर्न, यानी रिटर्न है बट नो आर्गुमेंट, विदाउट आर्गुमेंट, यानी इसके पास कोई आर्गुमेंट नहीं है, पैरामीटर नहीं है, ये क्या है, वॉइड है, ये भी खाली है। तीसरा है फंक्शन विदाउट रिटर्न, यानी रिटर्न नहीं है, तो रिटर्न टाइप हो जाएगा वॉइड सम, और विदाउट आर्गुमेंट, इसको आर्गुमेंट भी नहीं है। और एक हो जाएगा चौथा फंक्शन विदाउट रिटर्न, यानी वॉइड सम बट हैव आर्गुमेंट, तो इसमें होगा इंट कॉमा इंट। तो अब हम लोग कोई भी प्रोग्राम को
एक ही प्रोग्राम को अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि हमारा इनपुट वैल्यू कहाँ है और रिटर्न मेन को चाहिए या नहीं चाहिए। अब एक छोटा सा एग्जांपल हम समझते हैं। हमारे पास एक नौकर है, हमारा नौकर का नाम है कुछ भी ब्रिंग, कोई भी चीज लाने वाला एक फंक्शन है जो लाता है, पड़ोसी के घर से कुछ लेके आता है। तो सपोज कीजिए हमने उसको सब्जी दिया, वो पड़ोसी के घर में गया और वहां से सब्जी दे करके कुछ लेके नहीं आया, क्योंकि हमको उनके यहां से कोई चीज की जरूरत नहीं थी, तो वहां से रिटर्न नहीं आया, तो वॉइड हो गया। लेकिन हमने भेजा उसको नौकर से पूछ के आने के लिए कि आपके घर में सब्जी है। ब्रिंग उनके यहाँ गया, न तो कुछ लेके गया न तो कुछ लेके आया, खाली हाथ आया। फिर ऐसा भी हो सकता है हमने उनको सब्जी दिया, वो सब्जी जो है हमने उनको सब्जी दिया और वो कुछ लेके नहीं, हमने उनको सब्जी दिया और बदले में उनके घर से कुछ सब्जी लेके आया, तो उनका रिटर्न टाइप सब्जी हो गया, फंक्शन का नाम ब्रिंग हो गया और ये भी हो गया लेके गया सब्जी। तो ये हो गया, रिटर्न भी है आर्गुमेंट भी है। ऐसा भी फंक्शन हो सकता है कि जब हम उनको भेजे, जाओ तुम सब्जी दे के आओ, सॉरी लेके आओ, हमको लेना कुछ नहीं है, तो ये जो है हमने उनको कुछ दिया भी नहीं, लेकिन यहाँ सिचुएशन में ऐसा होता है ना कि रिटर्न और आर्गुमेंट पैरामीटर वो एक कम्युनिकेट करने का तरीका है। कब वैल्यू हमको भेजना है तो भेजना है तो आर्गुमेंट के थ्रू भेजेंगे, और कब वहां से हमको वैल्यू चाहिए वो रिटर्न के थ्रू आता है। तो दो फंक्शन है, मान लेते हैं ए और बी फंक्शन है, तो हमको जब ये मेन है, ये इसको कॉल कर रहा है, ये कॉलिंग है और ये डेफिनेशन है, तो ये आर्गुमेंट और रिटर्न जो क्या आपस में कम्युनिकेट करने का माध्यम है। यानी अगर हमको इसको वैल्यू देना मस्ट है, बिना वैल्यू दिए वो कोई कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा, तब यहाँ पे पैरामीटर के रूप में इसको पास करेंगे या आर्गुमेंट के रूप में। और जब उसके आउटपुट को हमको बेहद ही निहायत ही जरूरत है, बिना आउटपुट आए हम काम नहीं कर सकते हैं, तब ये क्या होगा, वैल्यू को रिटर्न करेगा। अगर हमको पैरामीटर देना जरूरी है, जैसे मान लें हमने क्या किया, नौकर को बोला कि जाओ 10 रुपया लो सब्जी लेके आओ, तो नौकर ने 10 रुपया लिया, उसको सब्जी भी लेके आना है, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न मस्ट है, सब्जी आएगा तभी खाना बनेगा, तो रिटर्न मस्ट है। किसी सिचुएशन में होगा कि लो 100 रुपया लो, लेकिन हमको कुछ लेना नहीं है, तुम उसको यूज करो 100 रुपए को, तो वहां पे रिटर्न कुछ भी नहीं आएगा, वॉइड में रिटर्न आ जाएगा। तो कहने का मतलब है दो फंक्शन के बीच में कम्युनिकेशन के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो रिटर्न टाइप हो जाता है और पैरामीटर हो जाता है। अब एक कोई भी प्रोग्राम को, छोटे से प्रोग्राम को देखते हैं इन चारों टाइप से। पांचवा हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये हम लोग को जो है वो पॉइंटर जब पढ़ेंगे उस मॉड्यूल के साथ हम लोग मल्टीपल वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे। अब जो पहला पार्ट है फंक्शन विद रिटर्न, हम लोग एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाते हैं। तो एक पहला पार्ट है कि विद रिटर्न एंड आर्गुमेंट दोनों कुछ होगा। तो यहां पर हैश इंक्लूड stdio.h, रिटर्न भी है तो इंट, फंक्शन का नाम रख देते हैं फैक्ट, और आर्गुमेंट भी है तो एक इंटीजर लेगा उसका निकालेगा, वॉइड मेन, इसके बाद इंट एक नंबर है n, प्रिंटफ इंटर एनी नंबर, जो भी नंबर देगा उसको रख लेंगे स्कैनफ %d और n में। अब यहां पर रिटर्न को, रिजल्ट को r में रखना है, तो r इक्वल टू, अब फैक्टोरियल चाहिए तो कॉल कर लेंगे फैक्ट और इसको वैल्यू पास कर देंगे n, ठीक है। अब यहां पर प्रिंट करा देंगे प्रिंटफ फैक्टोरियल इक्वल टू %d और f का वैल्यू, यहां मेन बंद, तो ये हो गया मेन। अब फंक्शन हो जाएगा इंट फैक्ट और इंट x, और यहां पर रख लेंगे इंट r, यहां r ये अलग r है, ये अलग r है, या r की जगह s रख लेते हैं, s इक्वल टू 1, और लूप चलाने के लिए i। फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे 4 है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये क्या होगा 4 बार लूप चलेगा। तो फॉर i को शुरू करेंगे 1 से, i लेस देन x तक और i प्लस प्लस, लेस देन नहीं एक्चुअली x तक जाएगा, तो लेस देन इक्वल टू x,
अब इसके अंदर s इक्वल टू s इंटू 0 इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि 0 रखेंगे तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर ये हो जाएगा। तो s इक्वल टू s इंटू आई, और जब ये सारा कैलकुलेशन हो जाएगा तो रिटर्न करा देंगे s का वैल्यू। अब फैक्टोरियल कैसे हुआ कैलकुलेट, मान लेते हैं s इक्वल टू 1 है तो फर्स्ट टाइम i भी होगा 1 इंटू 1 इसमें रख दिए। अब फिर जब i2 होगा 1 इंटू 2 यहाँ 2 हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 और 6 इंटू 4 64। हम लोग ऐसे भी करते हैं तो ऐसे ही मतलब बोल के भी करते हैं 1 इंटू 2 2 इंटू 3 6 6 इंटू 4 24। तो पहले मल्टीप्लाई करके किसी में रखते हैं और फिर उसको अगले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो लूप रिपीट हो करके फैक्टोरियल निकल गया, ये रिटर्न कर दिया। तो इस फंक्शन में रिटर्न भी है और आर्गुमेंट भी है। क्या हो जब इसी प्रोग्राम को फंक्शन विदाउट रिटर्न फंक्शन विथ रिटर्न बट नो आर्गुमेंट से बनाएंगे। तो आर्गुमेंट नहीं है तो सब कुछ वैसे ही होगा, हैश इंक्लूड stdio डॉट h। अब इसमें इंट रिटर्न तो है फैक्ट, लेकिन इसमें आर्गुमेंट नहीं है, वॉइड मेन। इसका मतलब है कि मेन कोई भी वैल्यू को पास नहीं करेगा फैक्टोरियल निकालने के लिए। तो यहां पर क्या होगा, इनपुट होगा ही नहीं क्योंकि ये इसका काम पास करना नहीं है, इसका काम सिर्फ है फैक्ट को कॉल करना, और ये रिटर्न दे देगा आर में और प्रिंट करा देगा printf फैक्टोरियल इक्वल टू %d r। तो अब जब ये मेन इसको वैल्यू दिया नहीं कॉलिंग को, तो ये कहां से किसका फैक्टोरियल निकालेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इंट फैक्ट, इंट हम यूजर से नंबर मांग लेते हैं, यूजर नंबर देगा और उसके आधार पे हम कैलकुलेशन कर लेंगे 1 और i। अब यहां पे लिखेंगे printf इंटर एनी नंबर, यूजर कोई भी नंबर देगा उसको ले लेंगे scanf %d और इसको रख के लेंगे n में। लूप चला देंगे फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन n लेस देन इक्वल टू और i प्लस प्लस s इक्वल टू s इंटू i, और रिटर्न करा देंगे रिटर्न s। तो इस प्रोग्राम में मेन से कोई वैल्यू पास नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये मेन सोच रहा है इसके पास ऑलरेडी वैल्यू है और वो खुद कैलकुलेट करके हमको सिर्फ रिटर्न कर देगा वैल्यू और हमारा काम हो जाएगा। तो इस जगह पे ऐसे जगह पे इसका इस्तेमाल करेंगे जहां पे कॉलिंग के पास, कॉलिंग फंक्शन के पास, मेन कॉलिंग फंक्शन है जो फैक्ट को कॉल कर रहा है, कॉलिंग फंक्शन के पास अगर हमारे पास इनपुट नहीं है, आर्गुमेंट नहीं है, तो वो विदाउट आर्गुमेंट उसको कॉल कर लेगा, और वो जब आर्गुमेंट इसको मिलेगा तो क्या करेगा, वो कैलकुलेशन करके उसको वापस कर देगा। तो इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं फंक्शन विद रिटर्न बट नो आर्गुमेंट। रिटर्न तो है लेकिन आर्गुमेंट नहीं है। फिर अगला कैटेगरी हम लोग देखते हैं, अगर फंक्शन विथ नो रिटर्न बट आर्गुमेंट, रिटर्न नहीं है लेकिन आर्गुमेंट है, तो इस केस में यहां पे क्या होगा, वॉइड हो जाएगा। रिटर्न ही नहीं कर रहा है तो यहां पे क्या हो जाएगा, वॉइड। बाद बाकी इसको इनपुट देना है तो ये इनपुट कॉल किया, लेकिन ये वापस इसको तो कुछ वैल्यू दे ही नहीं रहा है, तो यहां पर ये कुछ भी वैल्यू वापस नहीं होगा। यानी मेन में हम लोग इनपुट लिए, आर्गुमेंट भी पास किए, लेकिन ये कुछ वैल्यू इसको नहीं देगा तो इसीलिए ये कोई वैल्यू रखा भी नहीं और इसके पास आउटपुट है नहीं है, तो इसको प्रिंट भी नहीं कराना है। अब यहां पर जब इसके डिफिनेशन सेक्शन में आया तो ये क्या किया, कैलकुलेशन किया, और जब रिजल्ट उसके पास आ गया तो उसको अगले को देने की जरूरत नहीं, इसको पता है कि हमको फैक्टोरियल प्रिंट कराना है, तो ये क्या किया, फैक्टोरियल को प्रिंट करा दिया। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं फंक्शन विदाउट रिटर्न बट हैव आर्गुमेंट। इसमें क्या है, रिटर्न नहीं है लेकिन आर्गुमेंट है, यानी मेन को आउटपुट की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, वो सिर्फ कॉल कर लिया, बोला आउटपुट जो आएगा तुमको क्या करना है, आप डिफिनेशन खुद समझ लो। तो डिफिनेशन को क्या करना है, इस आउटपुट का तो कुछ करना नहीं है, उसको प्रिंट कराना है यूजर को। तो जैसे ही फैक्ट को कॉल किया वो उसको प्रिंट करा दिया। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं फंक्शन विथ नो रिटर्न बट हैव आर्गुमेंट। अब जो चौथा कैटेगरी हो गया वो हो जाएगा फंक्शन विथ नो रिटर्न एंड नो आर्गुमेंट, यानी रिटर्न भी नहीं होगा और आर्गुमेंट भी नहीं होगा। यानी फैक्टोरियल को मेन जो उसको कॉल करेगा उसको ना तो इनपुट से मतलब है ना तो आउटपुट से मतलब है,
ये इसका काम है सिर्फ इसको रन करा देना। तो वॉइड मेन क्या करेगा, सिर्फ कॉल कर लेगा फैक्ट, ना कोई वैल्यू को देना और ना कोई वैल्यू को लेना। जब बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो जाते हैं जहाँ 50-60 फंक्शंस होते हैं, तो मेन का काम सिर्फ क्या हो जाएगा, फंक्शंस को कॉल कर लेना, इनपुट लेना है, आउटपुट लेना है, कैलकुलेशन करना है, क्या करना है वो सब जो है कॉलिंग डेफिनेशन सेक्शन देखेगा। कभी कभी जरूरत होती है तो उस हिसाब से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना तो ये कुछ मेन ले रहा है ना कुछ दे रहा है, सारी जिम्मेदारी इसकी। तो ये क्या किया इसने, डेफिनेशन ने पहले यूजर से इनपुट लिया, इनपुट लेने के बाद कैलकुलेट किया, और इसको पता है कि हमको वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो ये वैल्यू को प्रिंट भी करा दिया। तो ऐसा कंपल्सन नहीं होता है कि हम कौन से तरीके से प्रोग्राम बनाते हैं, ये आपके विवेक पे डिपेंड करता है, आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हमको इनमें से कौन से सेक्शन में किस तरीके से हमको प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना है। तो इस तरह से हम लोग ये 4 तरीके से हम लोग फंक्शंस को बना सकते हैं, और कोई भी फंक्शन आप अपने हिसाब से उसको देखिए और बनाइए। डिटेल में वीडियो के लास्ट में कुछ प्रोग्राम्स भी दिए हुए हैं, और जो है नहीं तो अगर आप नोट्स चाहते हैं या आप बना बनाया प्रोग्राम्स चाहते हैं कि कौन सा प्रोग्राम कैसे बनेगा, तो आप मेरा ब्लॉग है, ब्लॉग में का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे जाइए, आपको पूरा सारा सी लैंग्वेज का नोट्स विद सॉल्व जो है क्वेश्चंस का जो है सारा सॉल्यूशन वहां पे दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड तो सॉरी नहीं होगा, आप वहां से पढ़िए और उसको लिखिए। अगर देखते हैं अगर हमारा पीडीएफ में बन जाता है तो आपको अवेलेबल करा देंगे, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी फंक्शन में और भी कुछ पार्ट है जो हम लोग को देखना है। ये तो 4 तरीके से हो गया। अब अब हम लोग देखेंगे कि फंक्शन में फंक्शन रिकर्सन क्या होता है। एक टॉपिक है फंक्शन रिकर्सन। फंक्शन रिकर्सन का मतलब होता है कि हम लोग ये चारों तरह का फंक्शन का टाइप्स देख लिए। इसके अलावा फंक्शन में हम लोग को पढ़ना है फंक्शन विद एरे, यानी फंक्शन को एरे में कैसे इस्तेमाल करते हैं, फंक्शन विद एरे। इसके अलावा एक टॉपिक और है फंक्शन रिकर्सन, फंक्शन रिकर्सन। तो ये दोनों टॉपिक हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसलिए देखेंगे कि अगर ज्यादा ये दोनों अभी एक्सप्लेन करते हैं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इन दोनों सेक्शन को जो हम लोग का जो एक पार्ट आएगा उसमें हम लोग फंक्शन रिकर्सन और फंक्शन एरे के बारे में देखेंगे। आज हम लोग इतने तक ही कवर करते हैं। अगर कोई परेशानी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।